तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। पिछले कई दिनों से आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे, कई बार मेरे मन में भी आ रहा था, कई बार लोग वैसी ही बातें कर रहे थे कि आप लगातार श्रद्धा की कहानी सुना रहे हैं और मान लीजिए किसी दिन किसी न्यूज़ चैनल पर अचानक श्रद्धा आकर बैठ जाए और कहे मैं तो जिंदा हूँ, तो फिर क्या होता। मुझे लगता है पुलिस या मीडिया उसको साइड करें, अगर इंसानी पहलू से देखें और ऐसा होता, काश ऐसा होता कि श्रद्धा आकर कहती, तो इससे बड़ी बात खुशी की और क्या होती कि वो जिंदा होती। उम्र भी नहीं थी उसकी जाने की इस दुनिया से, लेकिन जिस तरीके से उसे मौत मिली उसको सोच सोच कर हर कोई बेहद गम में है। तो एक हल्की सी उम्मीद थी कि शायद श्रद्धा के कोई लाश के टुकड़े या सबूत मिल नहीं रहे, क्या पता कभी लौट आए। लेकिन श्रद्धा के जिंदा होने का या श्रद्धा के लौट आने के जो उम्मीदें थी वो आज पूरी तरह से मुर्दा हो गई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस ने बाकायदा आज अदालत में पहली बार रिकॉर्ड पर, मैंने आज वनिता से कहा भी है, वो आपको इसी कहानी में दिखाएंगे, वो कागज़ का टुकड़ा जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर दिल्ली पुलिस के जो इस मामले की जांच कर रहे हैं, राम सिंह उनका नाम है शायद, उन्होंने अदालत के सामने रखा। ये लेटर इसलिए रखा क्योंकि आज आफ्ताब की पुलिस कस्टडी की मियाद ख़त्म हो गई थी। 5-5 दिन दो बार किश्तों में उसकी पुलिस कस्टडी दी गई थी। आज दिल्ली पुलिस ने 4 दिन की और मांगी, क्योंकि ऑलरेडी पुलिस कस्टडी जो होती है वो मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए होती है, 14 दिन। तो 10 दिन तो वो रह चुका पुलिस हिरासत में, 4 दिन की और मांगी। लेकिन पुलिस हिरासत में आपको मांगने के लिए वजह बतानी पड़ती है, और उसी वजह में ये सारी चीज़ें, सारी सच्चाई सामने आई जो पुलिस ने लिख कर दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसको श्रद्धा के लाश के टुकड़ों के सबूत मिल गए, श्रद्धा की हड्डियां मिल गई, श्रद्धा के जबड़े मिल गए, उसके दांत मिल गए। हालांकि रिपोर्ट फॉरेंसिक नहीं आई है, लेकिन दावा इसलिए किया है कि मिल गए, वो इस लेटर में मौजूद है। लेकिन 2 और सनसनीखेज खुलासे इसी खत में हैं, और वो ये है कि आफ्ताब के घर से जब पुलिस ने छानबीन की थी, आज की बात नहीं है, पहले ही उन्होंने बरामद कर दी, बताया आज। आफ्ताब के घर से पुलिस को एक नोटबुक मिला था, और आफ्ताब के घर से पुलिस को एक रफ साइट प्लान मिला था। रफ साइट प्लान मतलब उसमें कुछ नक्शे बने हुए थे, कुछ इलाकों के नाम लिखे हुए थे, और इन 2 चीज़ों ने बड़ी मदद की पुलिस को उन सबूतों तक पहुंचने में। जो नोटबुक था, उस नोटबुक में बाकायदा आफ्ताब जब उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए, उन टुकड़ों की गिनतियां लिखा करता था कि उसने कितने टुकड़े किए, कौन से टुकड़े कहाँ हैं, कौन से टुकड़े कहाँ फेंके, कौन से टुकड़े किस दिन फेंके, किस जगह पर फेंके। और जो रफ साइट प्लान था उसमें बाकायदा उन इलाकों के नाम लिखता था। उसमें महरौली के जंगल का नाम था, उसमें छतरपुर 100 फुटा रोड का नाम था, उसमें मैदान गढ़ी का नाम था, मैदान गढ़ी के तालाब का नाम था, उसमें गुरुग्राम के DLF फेज 3 की झाड़ियों का पता था। ये सारी चीज़ें उसने इस रफ साइट प्लान और इस नोटबुक में लिखा था। तो इस नोटबुक में और क्या कुछ था, पूरी कहानी क्या आपके सामने रखता हूँ। दिल्ली पुलिस जब कोर्ट पहुंची तो उसने एक पन्ने का ये लेटर रखा। इस लेटर में सबसे पहले पुलिस ने ये कहा कि हमें अब तक कुछ हड्डियां मिली हैं और एक जबड़ा उसका हिस्सा मिला है, और ये तमाम चीज़ें श्रद्धा की हैं, और अब कुछ चीज़ें बाकी बची हैं, कुछ लाश के और टुकड़े बरामद करने, और वो मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए 4 दिन और चाहिए हमें आफ्ताब अपनी हिरासत में। तो पुलिस का ये कहना है कि हमने ढूंढ लिए हैं, यहीं से ये उम्मीद खत्म हो गई कि अब श्रद्धा कभी जिंदा लौटेगी। अब पुलिस ने डिटेल में जो कुछ इसके बाद, ये तो एक पन्ने का है, इसके पीछे की जो कहानी, जो पुलिस ऑफिशियल से बाकी लोगों ने बात की, हम लोगों ने बात की, उसके ज़रिए आपको बताता हूँ। सब कुछ रिकॉर्ड पर है। पुलिस का कहना है कि शुरुआत में जब आफ्ताब को हमने पकड़ा तो उसके बाद हमने उससे पूछा, उसने फ़ौरन इकबाल जुर्म कर लिया था। बल्कि ये भी है कि आज जब कोर्ट में उसकी पुलिस हिरासत की मियाद बढ़ाने के लिए बहस हुई, आफ्ताब को कोर्ट नहीं लाया गया था, पिछली बार भी नहीं लाया गया, सिर्फ पहली बार ले जाया गया था जब वो गिरफ्तार हुआ था, इसलिए कि ये कहा गया कि उसकी जान को खतरा है, लोग गुस्से में उसे मार सकते हैं। तो जिस जगह से पे उससे पूछताछ हो रही, इंट्रोगेशन हो रहा है, वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब को जज साहब के सामने पेश किया गया, और उस कोर्ट में आफ्ताब के वकील, दिल्ली पुलिस के वकील
और आईओ इन्वेस्टिगेटिव अफसर यानी जांच अधिकारी, ये लोग मौजूद थे। बंद कमरे के अंदर ये हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बाकी लोगों को वहां इजाजत नहीं थी। तो वहां पे जब आफ्ताब से बातचीत हुई, जज ने पूछा कि आपको कोई वहां पे किसी तरह का टॉर्चर तो नहीं किया गया? उसने मना किया। इससे पहले आफ्ताब के मेडिकल रिपोर्ट थे वो भी जज के सामने रखे गए, जिसमें यह था कि देखिए कोई फिजिकल इंजरी नहीं है। तो आफ्ताब ने ये सब चीज़ मना किया। फिर जज ने आफ्ताब से पूछा कि आपको क्या कहना है इस केस के बारे में। तो बाकायदा आफ्ताब ने ये कहा जज के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि मैंने श्रद्धा का कत्ल किया और मैंने ये गुस्से में किया, अचानक किया, सोच समझ कर नहीं किया था, लेकिन मुझसे गुस्से में हो गया, ये उसने कहा। अब इसके बाद पुलिस ने अपनी दलील रखी। उसने कहा कि जब हमने आफ्ताब के घर की तलाशी ली तो हमें दो चीज़ें मिली वहाँ से, एक नोटबुक और एक रफ साइट प्लान, एक नक्शा। इस नोटबुक में बाकायदा ये लिखा था कि उसने लाश के कितने टुकड़े किए, हालांकि कितने टुकड़े एग्जैक्ट किए ये पुलिस ने नहीं बताया, लेकिन कहते हैं कि शायद 22 टुकड़े थे। तो उसने कहा कि इन टुकड़ों को उसने कब कब, कितने बजे, किन किन इलाकों में फेंका, ये उसने उस डायरी में नोट किया। और लगभग वो जो पूरा है दिन, वो करीब 20 दिन के आसपास बैठ रहा है। 20 मई से शुरू होता है ये सिलसिला, तो वो 5 जून के आसपास खत्म होता है आखिरी टुकड़ा फेंकने का। जो रफ प्लान साइट था उसमें उसने नक्शा बना रखा था अपने हाथों से। ये याद रखिए कि वो मुंबई से आया था दिल्ली, और इस इलाके में जहाँ ये कत्ल हुआ वहाँ उसको रहते हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे। तो आसपास के इलाकों के नक्शे को उसने कत्ल के बाद जाकर पहले उसने रेकी की, कहाँ पे कब कितने बजे जाकर फेंक सकते हैं। तो उसी हिसाब से अब एक टुकड़े को जहाँ फेंका फिर दूसरा टुकड़ा वहीं जाकर फेंके, तो उसे डर था कि शायद पकड़ा जाएगा, तो वो अलग अलग लोकेशन चुनता था। लेकिन अब वो लोकेशन भूल ना जाए, तो वो याद रखने के लिए बाकायदा उसने नक्शा बना रखा था, और उस नक्शे पे उन जगहों के नाम लिखता था, जैसे मैदानगढ़ी का तालाब, आपके महरौली के जंगल, गुरुग्राम का DLF फेज 3, छतरपुर 100 फुटा रोड, ये सब मिला। तो जब पुलिस ने ये नोटबुक और नक्शा देखा तो पुलिस ने इससे पूछा ये है क्या। पहले पुलिस ने शुरुआत में इस पर ध्यान भी नहीं दिया था कि यह है क्या। उन्हें लगा कि कुछ होगा, इसने इन जगहों पे कोई रहता होगा, मिलता होगा, आना जाना होगा। लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की कि लाश के टुकड़े कहाँ हैं, तो उसने शुरुआत महरौली के सिर्फ जंगल से ही की और उसी पे अड़ा रहा कि मैंने सारे सबूत वहीं फेंके हैं। तो याद होगा आपको, शुरुआत के 2-3 दिन तक पुलिस महरौली के जंगलों में ही पूरी ताकत लगाकर बैठी हुई थी, वहीं ढूंढ रही थी। लेकिन फिर अचानक इस नोटबुक और इस मैप पर जब पुलिस के महारथियों की नज़र पड़ी ध्यान से, उनके एक्सपर्ट्स ने जब देखा, तब उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं सबूत और इस डायरी और इस नक्शे का आपस में कोई कनेक्शन है। और इसी के बाद फिर पुलिस ने जब पूछताछ की तब आफ्ताब ने कबूला कि हाँ, इस नोटबुक में वो लाश के टुकड़ों की गिनतियाँ और उनको निपटाने की जगह के बारे में लिखा करता था और नक्शा बनाता था कि वो कहाँ कहाँ वो गया और फेंका। जब उसने ये कबूल किया, इसी के बाद पुलिस ने पूछा तो अब बताओ महरौली के जंगल से भी बाहर निकालो हमें, क्योंकि इसमें तुमने मैदानगढ़ी लिखा, उसका क्या मसला है। तब उसने कहा कि मैंने मैदानगढ़ी में भी कुछ लाश के टुकड़े फेंके। फिर मैदानगढ़ी तालाब, वहाँ एक तालाब भी है, उसने कहा हाँ मैंने तालाब में भी कुछ फेंके हैं। फिर उसने ये कहा कि मैंने 100 फुटा रोड जो मेरे घर के करीब है छतरपुर में, वहाँ के एक कूड़ा घर में भी मैंने कुछ सामान फेंके हैं। उसने ये भी कहा कि अपने घर के करीब एक कूड़ा गाड़ी में भी मैंने कुछ कपड़े फेंके हैं। फिर पूछा गया कि आरी कहाँ है, हथियार, तो उसने कहा कि आरी को मैंने हैंडल से अलग कर दिया था, जो उसका ब्लेड था वो मैंने गुरुग्राम के DLF फेज 3 की झाड़ी में फेंका है, और जो हत्था था वो वहीं पे कहीं दूर फेंका है। जो चापर था वो उसने बताया कि मैंने मैदानगढ़ी की तालाब में फेंका है। अब पुलिस की टीम 3 बार गुरुग्राम DLF फेज 3 पहुंची। जिन झाड़ियों का जिक्र नोटबुक में है, जिसमें आफ्ताब ने बताया, वहाँ आसपास छान मारा, लेकिन वहाँ से वो आरी या फिर वो हत्था मिला नहीं। तो पुलिस ने इसके बारे में बताया कि जिस झाड़ी के बारे में जिक्र किया उसने, वो बहुत अंदर नहीं है, मतलब ये है कि बिल्कुल सड़क के किनारे ही है, सुनसान इलाका है, और वहाँ पे बहुत सारे बेगर्स, बहुत सारे कूड़ा बिनने वाले लोग घूमते रहते हैं। तो एक पुलिस को शक यही है कि शायद कोई कूड़ा बिनने वाला, कोई बेगर, उनमें से किसी की नज़र पड़ी और वो उठा कर ले गया। अब पुलिस, लोकल पुलिस से गुरुग्राम की कोशिश कर रही है कि उस इलाके में जिन लोगों की मौजूदगी होती है इस तरह से कूड़ा बिनने में या फिर जो भटकते रहते हैं बेगर्स, उनकी लिस्ट निकाली जाए
और उनसे पूछा जाए कि 5-6 महीने पहले उन्होंने कोई ऐसा हथियार, ऐसी आरी, ऐसा हत्ता, ऐसा ब्लेड उठाया तो कहाँ है, आगे किसी को बेच दिया तो कहाँ है, किसी के घर में है तो कहाँ है, क्योंकि वो हथियार बेहद ज़रूरी है इस केस के लिए। पर पुलिस को शक है क्योंकि उन्होंने उस झाड़ी को पूरा तलाश लिया लेकिन मिला नहीं। पर पुलिस को उम्मीद है कि शायद गुरुग्राम पुलिस की मदद से हम उसे ढूंढ लेंगे। अब मैदानगढ़ी के तालाब में से बहुत सारे सबूत मिलने की उम्मीद है। उस तालाब के अंदर कोई उतरता नहीं है, तालाब गहरा भी है। पुलिस ने कुछ गोताखोरों की टीम तैयार की है, आसपास किनारे उन्होंने पहले ही तलाशी ले ली है। अब गोताखोरों की मदद से उस तालाब के अंदर भी कुछ सबूत ढूंढे जाएंगे और उस तालाब से कुछ सबूत मिल भी गए, कुछ हड्डियां मिली हैं, तो वो भी पुलिस के काम आ गई। मैदानगढ़ी के जो बाकी मैदानी इलाका है वहां से भी पुलिस कुछ सबूत ढूंढ रही है। पुलिस का कहना है कि अब तक हमें ऐसे कई हड्डियों के टुकड़े मिले जो उसी नोटबुक और आफताब के बयान और उस नक्शे के हिसाब से सेम उसी जगह पर मिले। इसलिए हमें फॉरेंसिक जांच कोर्ट के लिए और कानून के लिए तो ज़रूरी है कि रिपोर्ट का इंतज़ार करें, लेकिन एक चीज़ जो एक आरोपी बता रहा है कि हमने उस जगह पे रखा है और हमें उस नोटबुक पे भी लिखा है और ठीक उसी जगह से मिल जाए, तो इसका मतलब है कि वो वही सबूत है जिस सबूत की हमें तलाश है, यानी कि वो श्रद्धा की लाश के टुकड़ों की हड्डियां हैं। तो इसीलिए पुलिस कॉन्फिडेंट है कि उसने सबूत हासिल कर लिए। अब इन सारे सबूतों को पुलिस ने, कल मैंने आपको बताया था कि एफएसएल की लैब में अभी तक सबूत नहीं पहुंचे हैं जहां नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। आज दिल्ली पुलिस के एक सीनियर पुलिस अफसर से बात की थी। उन्होंने कहा कि जो एफएसएल है ये रोहिणी में है, ये दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। अब इस पर कई बार इल्ज़ाम लगे थे रिश्वतखोरी के, करप्शन के, ये भी था। कई बार कुछ मामले को लेकर आवाज़ उठी कि उनकी रिपोर्ट को लेकर सवाल उठे अदालत में। तो ये भी हो सकता है कई बार सैंपल बदल दिए गए, सही रिपोर्ट नहीं आई, इस तरह की चीज़ें इतिहास में हो चुकी। तो दिल्ली पुलिस नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी इस केस के साथ हो, श्रद्धा केस के साथ। तो फिर बेटर इक्विपमेंट्स, ज़्यादा बेहतर तरीके से, ईमानदारी से इसकी जांच कैसे हो। तो फिर यह हुआ कि CFSL यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, यहाँ पर इसकी जांच कराई जाए। तो श्रद्धा केस में पुलिस ने 2 फॉरेंसिक लैब को चुना है अलग अलग चीज़ों के लिए। जो दिल्ली पुलिस और दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में है रोहिणी में, वो है FSL फॉरेंसिक साइंस लैब। यहाँ पर आफताब का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। लेकिन जितने सबूत मिले, जो हड्डियाँ मिली, जो जबड़े का हिस्सा मिला, जो दांत मिले या जो बाकी चीज़ें मिली हैं, उन सब की जांच CBI की फॉरेंसिक लैब में होगा, क्योंकि वहाँ टेक्नीशियन, वहाँ इक्विपमेंट्स कहीं ज़्यादा बेटर हैं। इनके साथ साथ पुलिस को एक और कामयाबी मिली। 2-3 बार इससे पहले FSL रोहिणी की टीम आफताब और श्रद्धा के उसी घर में गई थी जहाँ श्रद्धा का कत्ल हुआ, उसके लाश के टुकड़े हुए, उसके लाश के टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया, फिर किश्तों में उसको घर से बाहर ठिकाने लगाया गया। तो जब उस घर में पहुंची तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी कि FSL की टीम में से एक मेंबर ने कहा था कि उन्हें किचन में एक खून का कोई नमूना मिला था, सिर्फ एक जगह, बाकी बाथरूम से लेके कहीं कुछ नहीं मिला। अब पुलिस ने जब सारे जांच जो सैंपल हैं वो CBI की फॉरेंसिक लैब में भेजा, तो उन्होंने तय किया कि एक बार और आफताब और श्रद्धा के उसी घर में CBI की ही जो फॉरेंसिक लैब के एक्सपर्ट्स हैं उनको लेकर चला जाए। और इसी के बाद CBI की इस फॉरेंसिक लैब के एक्सपर्ट्स कल श्रद्धा और आफताब के उस घर में छतरपुर पहाड़ी में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने फिर अपनी तमाम इक्विपमेंट्स, मशीनों से, जो अलग अलग केमिकल है उसके ज़रिए सबूतों को ढूंढने की कोशिश की, वो सबूत जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, और मेहनत रंग लाई। उन्होंने रूम और किचन के कुछ टाइल्स को उखाड़ा, कुछ टाइल्स के गैप जो शायद FSL रोहिणी की नज़रों से चूक गया। टाइल्स के हमेशा हर घर में, आपके हमारे सभी के घर में टाइल्स होता है, आप देखेंगे टाइल्स के गैप में बहुत सारी गंदगियाँ होती हैं, कूड़े हो जाते हैं, डस्ट जम जाता है। टाइल्स के ऊपर तो कोई ब्लड का स्टेन मिला नहीं था पहले, लेकिन टाइल्स के गैप के बीच में उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी। फिर उन्होंने कुछ टाइल्स उखाड़े, उन्हें कुछ खून के नमूने मिले, सैंपल मिले, बाकायदा उसको कलेक्ट करके वो अपने साथ ले गए। अब मेन जो क्राइम सीन था, चूंकि याद रखिए कि कत्ल जो हुआ रूम में, कत्ल किसी तेजधार हथियार, चाकू या गोली मारकर नहीं किया गया था।
वो गला घोंट कर किया गया था। तो गला घोंट कर कत्ल करने में ब्लड या खून का कोई मतलब नहीं बनता, वो निकलता भी नहीं है। तो गला घोंट कर मारने में सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट्स और बाकी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे ये भी है कि चलिए बाल वाल भी टूट कर गिर जाए, लेकिन उस घर से श्रद्धा के बाल की बरामदगी इस केस में कोई मदद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्ड पे है कि श्रद्धा और आफ्ताब उस घर में रहते थे और एक साथ रहते थे। तो जब एक साथ रहते हैं तो श्रद्धा जिस घर में रहती है उसके बाल नहाते वक्त, सोते वक्त, कपड़े बदलते वक्त, उसके कपड़ों में कंघा करते वक्त कहीं भी गिर सकते हैं। तो उस बाल की बरामदगी से ये साबित नहीं होता कि श्रद्धा का कत्ल हुआ है, क्योंकि ये बाल नॉर्मल चीज़ है। हमारे आपके बाल झड़ते हैं, गिरते हैं, कंघा करते हैं, नहाते हैं। तो असली जो थी जो क्राइम सीन वो बाथरूम है, जहां पर आफ्ताब के हिसाब से उसने 2 दिन तक 48 घंटे में करीब 14-16 घंटे लगाए और लाश के टुकड़े किए थे 20-22। अब जब एफएसएल रोहिणी की टीम गई तो वहां से कोई सबूत नहीं मिला उस बाथरूम से, और उनके एक्सपर्ट्स का कहना था कि चूंकि वहां पानी का फ्लो होता है, शॉवर भी, नल भी, डिटर्जेंट, सोप होता है, शैम्पू रखा होता है, उन चीज़ों में सबूत धुल जाते हैं। अब सीबीआई की फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम भी पहुंची, बट इनकी नज़रें थोड़ी अलग थी। इन्होंने उस बाथरूम में भी टाइल्स के गैप पर नज़र मारी, और उन टाइल्स के गैप के बीच में वहाँ से भी कुछ सुराग मिल गए, कुछ ब्लड स्टेन मिले, कुछ शायद लाशों के टुकड़ों के अंश भी उसी गैप में मिले। बाथरूम के भी कुछ टाइल्स को उखाड़ा गया, वहाँ से कुछ सबूत मिले। ये दोनों सबूत जो रूम से मिले, जो किचन से मिले और जो बाथरूम से मिले, जो फॉरेंसिक रोहिणी को नहीं मिली थी लैब को, वो सीबीआई की फॉरेंसिक लैब को मिल गए। यहीं पे पुलिस की इस केस में एक कामयाबी हो गई बहुत बड़ी। अब इन सारी चीज़ों को सीबीआई की फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। वो तमाम हड्डियाँ, जबड़े, ये ब्लड स्टेन जो बाथरूम में मिला वो, अब वहाँ पे ये जांच होगी। और दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल जो उन्होंने कहा है कि इस पूरी जांच की रिपोर्ट को आने में अगले 10 से 15 दिन का वक्त लगेगा। जो पुरानी जांच जो भेजे गए हैं सैंपल, वो शायद 8 दिन में आ जाए, लेकिन कुल मिलाकर 10 से 15 दिन मानकर चला जा रहा है कि ये सारी रिपोर्ट आएगी। और ये रिपोर्ट इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि श्रद्धा की लाश तो है नहीं, लाश जो है वो टुकड़ों में है, पोस्टमार्टम हो नहीं सकता बिना लाश के। तो इन्हीं हड्डियों से, क्योंकि अब मांस का कोई टुकड़ा भी नहीं मिलेगा, 6 महीने पुरानी बात है, तो इन हड्डियों से ही अब सब कुछ पता करना है। पहले तो यही कि श्रद्धा का कत्ल हो गया, जो रिकॉर्ड पर आ गया आज। दूसरा ये अब फॉरेंसिक और इसके ज़रिए कि मौत कब हुई होगी, इनसे भी पता लगाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगले 10 से 15 दिन में रिपोर्ट आएंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो यही थी कि श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं है। इस पर एक तरह से दिल्ली पुलिस ने अपनी मुहर लगा दी है, और दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनके पास वो सारे सबूत जो अब तक मीडिया में हम आप भी कह रहे थे, तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। इस केस का छावला, गैंगरेप या मर्डर जैसा हश्र, या फिर 2011 की जो आपको कहानी सुनाई थी सेम हुआ था, उसमें कोई सैंपल नहीं मिला था। बट इसमें दिल्ली पुलिस ने बहुत ही दावे के साथ कहा है कि उन्होंने लाश के टुकड़े बरामद कर लिए हैं, और ये लाश के टुकड़े श्रद्धा के ही हैं, 100% उसी के हैं। अब यहाँ चूंकि कोर्ट में एक दस्तावेज दिया जाता है, तो पुलिस आमतौर पर गलत बयानी बाहर कर सकती है, मीडिया से भी कई बार झूठ बोल सकती है, अपने बयानों में झूठ बोल सकती है। लेकिन कोर्ट में जब पुलिस कहती है कोई चीज़ रिकॉर्ड पर, रिटन में, तो उसकी एक अहमियत होती है। वरना फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अवमानना का मामला होता है, कोर्ट के सामने झूठ बोलना, गुमराह करना, और इसके लिए पुलिस वालों की नौकरी जा सकती है, आईओ की नौकरी जा सकती है। इसलिए वो पुलिस ऐसी चीज़ें नहीं कहेगी। दूसरी जो चीज़ है, आफ्ताब ने अपने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी है, ये भी पुलिस ने आज बताया। इससे पहले आफ्ताब नार्को के लिए भी मंजूरी दे चुका था, और आफ्ताब ने अपनी मर्जी से दी है। उसकी इस मर्जी वाले की आप हमारा पॉलीग्राफ कर सकते हैं, उसकी इस सहमति के लेटर को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, और कोर्ट से कहा कि हमें कुछ और सबूतों के लिए इसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराना है। तो अदालत ने आफ्ताब की मर्जी को देखते हुए दिल्ली पुलिस को इजाज़त दे दी है कि आप इसका पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकते हैं। नार्को की वो पहले ही दे चुके हैं, और नार्को टेस्ट के लिए भी आफ्ताब ने अपनी रजामंदी दे रखी है। तो पुलिस के लिए ये क्लियर हो गया। अब कुछ मेडिकल टेस्ट हैं, और शायद हो सकता है अगले कल परसों के अंदर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाए। पॉलीग्राफ के बाद फिर होगा नार्को टेस्ट, ताकि उसके दिमाग में जो अभी तक उसने बताया, जो नोटबुक में और बाकी चीज़ों में नहीं मिला, वो शायद उसके दिमाग से बाहर निकल आए। ये हो गया। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल 11 विटनेस, 11 गवाह तैयार किए हैं इस पूरे केस के मामले में अब तक।
इनमें से ज़्यादातर गवाह वो हैं जो श्रद्धा के दोस्त हैं या फिर आफ्ताब के भी दोस्त हैं कॉमन, और कुछ गवाह हैं इस छतरपुर पहाड़ी इलाके के जहां आफ्ताब आकर रहने लगा था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के कुछ फुटेज भी हासिल कर लिए हैं जो आफ्ताब के मूवमेंट्स उसी दौरान उसको एस्टैब्लिश करेंगे और कोर्ट में एक मजबूत केस खड़ा होगा। पुलिस ने वो सारे CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जो आफ्ताब और श्रद्धा के हैं उनकी भी लिस्ट बना ली है, और ख़ासतौर पर उसमें जो इन दोनों के लोकेशन है 18 मई से लेकर 5 जून के दरमियान, पहले तो श्रद्धा का और उसके बाद आफ्ताब का, वो लोकेशन भी वही इलाका दिखा रहा है। ये भी एक मजबूत सबूत साबित होगा अदालत में। एक और नई चीज़ पुलिस को पता चली वो ये कि बकौल आफ्ताब उसने आखिरी किस्त का जो टुकड़ा था वो शायद 4 या 5 जून को फेंका। 5 जून को ही आफ्ताब के घर पर बाकायदा एक शायद मूवर एंड शेखर, वो है जो ट्रांसपोर्टेशन करता है सामान की इधर से उधर, मुंबई बल्कि वसई से आफ्ताब के घर से घर के रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों को पहुंचाया गया था। आपको याद होगा वसई में आफ्ताब का जो फैमिली है वो अब वहाँ से मुंबई शिफ्ट हो गई, क्योंकि आफ्ताब का दूसरा भाई वो अब मुंबई में नौकरी करता है। आफ्ताब यहाँ है, माँ बाप हैं सिर्फ, पिता भी आफ्ताब के जो है वो मुंबई में नौकरी करते हैं, उनका अपना कोई बिजनेस है। तो ये लोग मुंबई शिफ्ट हो गए, तो वसई का घर खाली किया, वो किराए पे चढ़ा दिया, वहाँ के जितने सामान थे कुछ मुंबई चले गए, और अपने सामान आफ्ताब ने यहाँ मंगाया। लेकिन तारीख वो थी जिस दिन उसने छतरपुर पहाड़ी के अपने इस घर से श्रद्धा का आखिरी सबूत बाहर फेंका, ठीक उसी दिन उसने नए सामान अपने घर के अंदर लिया जो वसई से आया था। कुल 37 आइटम थे घर के इस्तेमाल की चीज़ों के। अब यहाँ पे पुलिस एक और चीज़ सोच रही है कि एक, पहले भी ये बात हुई कि क्राइम सीन को छोड़कर वो भागा नहीं, 6 महीने यहीं रह रहा है, इसकी वजह, और दूसरा जिस तरीके से उसने ये सारे सामान मंगाए उससे ये लगता है कि आफ्ताब दिल्ली में ही अब बसना चाहता था और दिल्ली में ही रहना चाहता था, और इसीलिए उसने किराए के घर में होने के बावजूद ये सारा सामान मुंबई से इतने पैसे खर्च करके यहाँ मंगाया। तो अब ये भी जानना चाह रही है पुलिस कि आखिर वो दिल्ली में क्यों बसना चाहता था। एक आफ्ताब जिससे वो ड्रग्स खरीदता था उसको भी पुलिस, मुंबई पुलिस की मदद से उस तक पहुंच गई है, और वो भी इस केस में एक अहम गवाह साबित होगा। तो कुल मिलाकर पहली बार आज, मतलब ये 11 तारीख से चल रहा है मामला, आज 22 है, 11 दिन हो चुके हैं, 11वां दिन पुलिस हिरासत का भी है आज आफ्ताब का। जो एक उम्मीद थी कि श्रद्धा शायद लौट आएगी, अब वो उम्मीद खत्म हो गई। श्रद्धा की लाश के टुकड़े मिल चुके हैं, बस एक खाना पूरी है जो फॉरेंसिक की जांच की रिपोर्ट आएगी, क्योंकि नोटबुक और नक्शे के हिसाब से जहाँ जहाँ लिखा था वहीं वहीं से पुलिस को मिले हैं, तो ये साबित होता है कि ये लाश के टुकड़े श्रद्धा के ही हैं। तो अब इसमें कोई शक या शक की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। अब आगे की कार्रवाई होगी। 3 दिन और आफ्ताब पुलिस की कस्टडी में रहेगा। 3 दिन के बाद प्रोसीजर जो ये है, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था, उसको मैं जवाब देता हूँ इसी में, कि जैसा मैंने शुरू में कहा 14 दिन की ही पुलिस कस्टडी होती है या पुलिस हिरासत जिसे हम कहते हैं। तो 5-5 दिनों की 2 बार मिली, 4 दिन की इस बार ही ली, 14 दिन खत्म। 14वें दिन जैसे ये खत्म होगा, अब पुलिस आफ्ताब की पुलिस कस्टडी नहीं ले सकती, उसे सीधा अब जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में जेल भेजना पड़ेगा। और जिस इलाके में क्राइम हुआ उस जुरिस्डिक्शन में जो भी जेल आता है, तो दिल्ली में एक ही जेल है, तिहाड़। तिहाड़ के अंडर में कई जेल है, रोहिणी भी है, आपके मंडौली जेल भी है, तो शायद उसे रोहिणी या मंडौली जेल या फिर तिहाड़ जेल। हालांकि आफ्ताब, जो पुलिस का कहना है कि उसको जेल के अंदर भी अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गुस्से में, जिस तरीके का उसने ये कर्म किया है, तो उस पर हमला हो सकता है। याद कीजिएगा निर्भया के गुनहगारों के साथ भी तिहाड़ में ऐसा ही हुआ था, और एक ने तो खुदकुशी कर ली थी जेल में। तो ऐसी चीज़ें ना हो, ये भी है कि कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचाए, सुसाइड कर ले, तो उस पर भी नज़र रखनी है। तो अभी मुसीबत ख़त्म नहीं हुई है, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ठीक 4 दिन के बाद वो जेल चला जाएगा। अब अगर इन 4 दिनों में उसका नार्को टेस्ट हो गया तो ठीक, वरना नार्को टेस्ट के लिए फिर उसे जेल से निकाल कर लाना पड़ेगा फॉरेंसिक लैब रोहिणी में, और फिर उस नार्को टेस्ट के ज़रिए अगर कोई और नई चीज़ें मिलती हैं और पुलिस को ज़रूरत होती है उसकी, तो फिर पुलिस अदालत में जाएगी और कहेगी कि मुझे आफ्ताब की और कस्टडी चाहिए, बट उसको फिर हम पुलिस कस्टडी इससे नहीं जोड़ेंगे। तो अदालत को लगता है कि हाँ उसकी पुलिस कस्टडी ज़रूरी है,
ताकि बाकी सबूत मिले, तो फिर अदालत ऐसे मामलों में पुलिस हिरासत दे सकती है, या फिर दिल्ली पुलिस ये भी कर सकती है कि वो जाकर जेल के अंदर ही आफ्ताब से उस इंट्रोगेट करे, उससे पूछताछ करे। ये सारी चीज़ें आगे के लिए, लेकिन फिलहाल ये है कि अब ये क्लियर हो गया कि श्रद्धा की मौत हो चुकी है, उसका कत्ल हुआ है, बहुत बेदर्दी से हुआ है, और पुलिस ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े बरामद कर लिए। अब कहानी खत्म करूं और सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आज वारदात जो क्राइम शो है वो बालिग हो गया है, पूरे 18 साल का हो गया है। पता ही नहीं चला वक्त कैसे बीतता है। मुझे याद है जब 22 नवंबर 2004 को मैंने वारदात की पहली एंकरिंग की थी, और देखते देखते आज 18 साल का हो गया। कहते हैं एक बच्चा जब पैदा होता और जब 18 साल का होता तब बालिग हो जाता, तब उसके वोटर आईडी कार्ड से लेके आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब बनने लगते हैं इंडिया में, वोट देने का भी वो हकदार हो जाता है। तो कायदे से आज वारदात भी 18 साल का हो गया। तो ये तमाम लोगों के प्यार और भरोसा है जिसकी वजह से 18 साल पूरे हो गए। तो जो तमाम लोग वारदात देखते आए उन लोगों का दिल से शुक्रिया पूरी वारदात टीम की तरफ से। और दूसरा देखिए, आज जो मतलब दिन बहुत अच्छा है, ऐतिहासिक। वारदात के साथ साथ विनोद शिकारपुरी का भी आज जन्मदिन है। तो विनोद शिकारपुरी का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे विनोद शिकारपुरी। हालांकि विनोद शिकारपुरी के बर्थडे को लेकर हमेशा ऑफिस में कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि इसने 2-3 फर्जी बर्थडे भी बना रखे हैं। एक ऑफिस में अटेंडेंस वाला अलग बर्थडे है, इसके जो HR में इसने पेपर जमा किए होंगे वो उसमें अलग है। तो कई बार HR वाले साल में एक बार भेजते हैं सभी को बर्थडे विशेष के लिए, तो इसमें इसका वो वाला आ जाता है जो फर्जी है। लेकिन आज इसने मुझे बताया हुआ है कि मेरा असल में 22 नवंबर ही है, जिस दिन वारदात का जन्मदिन होता है। अब कितने साल का हो गया तो कभी बताता नहीं, अपने आप को कहता 30, 32, 35 साल। तो खैर मैं भी नहीं बताता हूँ, लेकिन हैप्पी बर्थडे विनोद शिकारपुरी को पूरी क्राइम तक टीम की तरफ से। इसके अलावा आज रितिका कश्यप का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रितिका। मिलन व्यास का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मिलन। सत्यम जायसवाल बिलासपुर से हैं, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सत्यम। आतिश सिंह, और इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आतिश। और ये UK में है, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है। थैंक यू सो मच आपके इस प्यार भरे मेल के लिए आतिश। साथ ही जोस्मीना, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जोस्मीना। और ये अख्तरुल ने भेजा है। अन्वित का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अन्वित। गौरव चरण ने भेजा है। साथ ही सतेश सिंह, इनका भी आज, बल्कि इनका 21 को जन्मदिन था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सतेश। अमित बसवाल, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अमित। साथ ही राहुल अरोड़ा 19 को था, इनका बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आलोक ठाकुर, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आलोक। साथ ही अविनाश दुबे, हैप्पी बर्थडे। यशपाल शर्मा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे यशपाल। और गणेश शर्मा जी ने भेजा है। साथ ही नजमा और गुड्डू, 21 तारीख कल इनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आरिफ हुसैन ने भेजा है। इसके अलावा सरताज अहमद, कल इनकी एनिवर्सरी थी। एक तो इन्होंने अपनी बीवी, अपनी अहलिया या वाइफ का नाम नहीं लिखा है। दूसरा मुझे अच्छा लगा, सरताज अहमद साहब ने ये कि मेरी एनिवर्सरी है 21 को, इन्होंने शादी का कार्ड ही मेल में भेज दिया है। तो ये आप देखिए। तो इसके अलावा बाकी का नाम लूँ, अभी जब कहानी रिकॉर्ड कर रहा था इसे जस्ट थोड़ी देर पहले ऑफिस में नीचे फ़ोन आया रिसेप्शन से कि क्राइम तक फैमिली मेम्बर डॉक्टर चाहत गोयल वो मिलने आई हैं, और बहुत दूर से आई हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि जो लोग मिलने दूर से आए ज़रूर मिलूं। तो फिर मैं गया नीचे, तो डॉक्टर चाहत गोयल अभी MBBS की पढ़ाई कर रही, फाइनल ईयर है। दिल की स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना है इनको। और साथ में साहिल चौधरी। फिर मैं दोनों से मिला और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और पता नहीं है कि चाहत तो रोने ही लगी देखते ही। लेकिन आप लोगों का ये प्यार देखकर जो है, मैं सच कहता हूँ कि जिम्मेदारी का एहसास बहुत बढ़ जाता है। तो बहुत अच्छा लगा चाहत तुमसे मिलकर। ऑल द बेस्ट, अच्छी डॉक्टर बनो, लोगों की मदद करो, जो गरीब हों उनका मुफ्त में इलाज करना, और खूब नाम कमाओ, खुश रहो। एंड थैंक यू साहिल, वादा किया है मैं जब भी जिंदा आऊँगा ज़रूर मिलूँगा। इसके अलावा आकाश और इनके फादर हरिदत्त शर्मा जी बीमार हैं, तो बस यही दुआ है कि जल्दी ठीक हो जाएं और गेट वेल सून अंकल। साथ ही कन्नन शिवम, इन्होंने कहा कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप एक तो शुरू हो गया है, तो आप प्लीज़ आएंगे क्या। मैंने कहा कि यहाँ छुट्टियाँ नहीं मिल रही है, तो आना मुश्किल है कन्नन भाई, लेकिन शुक्रिया दिल से। और आज फीफा वर्ल्ड कप का पहला उलटफेर हो गया। मेरी फेवरेट टीम में से एक अर्जेंटीना
वो आज हार गई, वो भी सऊदी अरब से, क्योंकि सऊदी अरब के मुकाबले अर्जेंटीना की मजबूत टीम मानी जाती है। तो वर्ल्ड कप क्रिकेट की तरह T20 की तरह फीफा में भी उलटफेर का शुरू हो गया। आज अर्जेंटीना हार गई अपना मैच पहला। इसके अलावा दिलीप पवार ने एक कहानी की फरमाइश की है। साथ ही विश्वनाथ रे, इन्होंने एक सवाल किया कि अगर बचाव में मैं कत्ल करूं और फिर सरेंडर कर दूं जाकर थाने में, तो क्या मेरे परिवार पर भी मुकदमा चलेगा? बिल्कुल नहीं विश्वनाथ रे जी। अगर किसी जुर्म में कोई एक आदमी शामिल हो और उसका किसी भी तरह से उसके फैमिली से कोई कनेक्शन ना हो, तो फिर फैमिली के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। हाँ, कुछ चीज़ों में क्या होता है कि जैसे सपोज किसी ने कत्ल किया और वो भाग गया, अब पुलिस शक करती है कि फैमिली को पता है कि वो कहाँ छुपा है, तो ऐसी सिचुएशन में कई बार फैमिली को पुलिस तंग करती है, ये एक सच है, और कहती है कि भैया आप बताओ नहीं तो हम आपको उठा लेंगे, फिर थाने में बुला के रिकॉर्ड पे गिरफ्तारी नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि फैमिली का तो कोई कसूर है नहीं, लेकिन वो दिन भर बैठा के थाने में रखेंगे, तो आप परेशान हो जाओगे, फिर कहोगे बेटा सरेंडर कर दो। तो ऐसा होता है। लेकिन अगर फैमिली का कोई हाथ नहीं है किसी क्राइम में, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता। विशाल बोरीचा ने यह पूछा है कि अगर कोई लाश मिले ही नहीं, डेड बॉडी गायब कर दे कोई कत्ल करने के बाद, तो क्या उसे परफेक्ट मर्डर कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें लाश नहीं मिली, लेकिन अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस, कड़ियाँ, कहानियाँ सब जुड़ जाएं, तो फिर सज़ा दिलाई जा सकती है। तो उसको परफेक्ट मर्डर नहीं कह सकते। परफेक्ट मर्डर का मतलब ये होता है कि एक कत्ल हुआ और कभी कातिल हाथ ही नहीं आया, ना उसके खिलाफ कोई सबूत मिला, ना सुराग मिला। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी आरुषि को ही ले लीजिए। आरुषि का इस वक्त फिलहाल कोई कातिल नहीं है, क्योंकि कोई जेल में ही नहीं है। साथ ही सौम्या, इन्होंने लिखा, इसका मैंने जवाब दिया, इन्होंने लिखा कि नार्को कराने के लिए या फिर पॉलीग्राफ कराने के लिए जो आफ्ताब ने अपनी इजाज़त दी है, सहमति दी है, तो क्या ये उसने खुद से दी है या फिर पुलिस ज़बरदस्ती भी करती है? तो इसमें ज़बरदस्ती करने का देखिए 2-3 तरीका होता है। एक तो अदालत में जाते हैं, वकील भी होता है, वकील कह दे हमारा मुवक्किल नहीं कराना चाहता है, तो उम्मीद कम होती है कि कोई मना करे या पुलिस वाले ज़बरदस्ती उससे करा लें। क्योंकि अगर वो कोर्ट में सामने जज के खड़ा हो गया और उसने कह दिया आज नहीं तो 2 दिन बाद कि मुझे तो ऐसे इन्होंने डंडा दिखाकर मेरी मर्जी ली थी, तो फिर पुलिस वालों के खिलाफ मामला बन जाता है। लेकिन जनरली ये होता है कि पुलिस वाले की कस्टडी में जब होता है, लोग क्यों पुलिस कस्टडी से मुजरिम डरते हैं या जो भी जाता है, इसलिए कि उन्हें पता होता है। पुलिस वाले कहते हैं देख तुझे कोर्ट में पेश कर रहा हूँ, तेरी रिमांड लेनी है, तेरे खिलाफ केस पुख्ता है, अगर तूने अदालत में कुछ उल्टा पुल्टा बोला तो बेटा वापस आना है तुझे पुलिस हिरासत में ही, फिर तू देख लेना, क्योंकि अगले कई दिनों तक तू हमारा मेहमान होगा। तो जैसा कहता हूँ तो वैसा कर। ये एक जनरल बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जुला हूँ तो मुझे ये चीज़ें पता है। तो अमूमन यही होता है कि जब तक कोई पुलिस हिरासत में होता है वो वही करता है जो पुलिस वाले चाहते हैं। इसके अलावा रागिब अहमद हैं, इन्होंने लिखा है कि आपकी इस एनर्जी ऊर्जा की वजह क्या है। इन्होंने असल में लिखा कि आप 2-3 दिन साहित्य तक में थे, फिर संडे भी वहीं सुबह से रात तक, फिर आप मंडे यहाँ आकर उसी ऊर्जा से कहानी सुना रहे हैं। तो 2 चीज़ें हैं रागिब साहब, एक तो आदत सी हो गई है, क्राइम रिपोर्टिंग में छुट्टियाँ और क्राइम रिपोर्टिंग में टाइम, इन दोनों का मतलब नहीं है। क्रिमिनल हमसे पूछ के क्राइम करता नहीं है, तो हमें उनके पीछे भागना पड़ता है और उसके लिए 24 घंटा तैयार रहना पड़ता है। हाँ, कहानी के लिए एक अलग चीज़ है कि मुझे प्रेरणा और एनर्जी आप लोगों से मिलती है। आप लोग जिस तादाद में सुनते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि शायद मैं अगर टाइम नहीं है, मन नहीं है, वारदात किसी और से कर लूँ, लेकिन कहानी सुना देता हूँ। तो इन सब का क्रेडिट, इस एनर्जी का, आप पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को जाता है। साथ ही सौरभ पाती, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। सत्येंद्र शाह, इन्होंने लिखा है कि अगर कोई नार्को टेस्ट के लिए मना कर दे तो क्या होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर सामने वाले ने कहा मुझे नार्को नहीं कराना है, तो बिल्कुल नहीं करा सकते आप, सहमति ज़रूरी है। खालिद अख्तर हैं और इनकी वाइफ अक्सा, दोनों बेंगलोर में हैं, थैंक यू सो मच। और पक्का वादा जब भी बेंगलोर आऊँगा आप दोनों से, खालिद और अक्सा ज़रूर मिलूँगा, और आपके इस प्यार के लिए शुक्रिया। साथ ही अजय सिंह हैं हुगली से, वेस्ट बंगाल, और इन्होंने उर्दू में मेल लिखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा इसको पढ़कर। तो अजय भाई बताइएगा ज़रूर आपने इतनी अच्छी उर्दू सीखी कहाँ से, और एक कहानी की फरमाइश भी की इन्होंने। साथ ही गौरव सनन हैं और कालका से के रहने वाले, लेकिन फ़िलहाल एडिलेड में हैं। अभी ये पंकज शर्मा और विकी पाजी से मिले भी थे और इन्होंने बुलाया भी है। तो गौरव भाई आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कभी भी एडिलेड आया, ऑस्ट्रेलिया आया, तो आपसे मिलूँगा ज़रूर।
तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।